सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास आज की। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? आई थिंक हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें अब तक हम काफी सारी चीजें पढ़ भी चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं हम थोड़ा सा एक बार देखें। हमने बेसिक सी बात पढ़ी, पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमने देखी है। पार्टनरशिप की नीड क्यों हुई? व्हेन देयर इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप की नीड क्या थी वो हमने देखा यहाँ पर। हमने उसके बाद पार्टनरशिप का नेचर देखा, पार्टनरशिप के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जिनको हम मेन फीचर्स, एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी कह सकते हैं। टोटल हमने 6 एलिमेंट्स उसके अंदर देखे थे। जिसमें हमने देखा था सबसे पहला कौन सा था? 2 और मोर पर्सन, जिसमें मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं पार्टनरशिप में, मैक्सिमम 50 मेंबर्स पार्टनरशिप के अंदर हो सकते हैं। फिर हमने दूसरा कौन सा देखा था? एग्रीमेंट, जो कैसे हो सकता है? रिटन और ऑरल दोनों हो सकता है। फिर वहां पर हमने 3 क्वेश्चंस के आंसर्स के हिसाब से उसको समझने की कोशिश की थी। क्या क्या वो 3 क्वेश्चंस थे? इज इट मैंडेटरी टू हैव एन एग्रीमेंट? यस। इज इट मैंडेटरी टू हैव एन रिटन एग्रीमेंट? नो। और इज इट गुड टू हैव एन रिटन एग्रीमेंट? यस। इज इट गुड टू हैव एन रिटन एग्रीमेंट? यस। रिटन एग्रीमेंट होना अच्छा होता है, वो हमने यहां पर देख लिया था। ठीक है, उसके अलावा और हमने क्या क्या चीजें देखी थी? थर्ड कौन सा था हमारा? एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अगला क्या देखा था? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस नहीं था, केवल क्या था? लाभों का बंटवारा। लाभ और हानि का बंटवारा नहीं था वहां पर, है ना? क्योंकि लाभों का बंटवारा होना मैंडेटरी है, हानि भी, लॉसेस को भी सबके बीच में, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इट इज नॉट मैंडेटरी, ये आवश्यक नहीं है। ये हमने कल पढ़ लिया था। इसके बाद हमने और क्या देखा था? अगला म्यूचुअल एजेंसी। इसका बेस क्या होता है? कि एवरी पार्टनर इज एन ऑनर एंड एज एन वर्क एज एन एजेंट एज वेल। एजेंट क्यों है? क्योंकि उसके द्वारा किए गए कामों से बाकी के दूसरे पार्टनर्स भी टाइड अप होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। और हमने क्या पढ़ा था? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहां पर हमने देखा था भाई कुछ पार्टनर से मिलकर काम कर रहे हैं, सारे सारे एक्टिव पार्टनर्स भी हो सकते हैं और एक एक्टिव होकर बाकी सारे सारे स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं। ये हमने सारे देख लिए थे। फिर हमने अगला टॉपिक देखा था राइट्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, बहुत सारे राइट्स हमने देखे थे। मैंने कहा था आपको 4 या 5 राइट्स उसके अंदर से याद कर लेने हैं। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया था। फिर हमने अगला टॉपिक शुरू कर दिया था, कौन सा बेटा? पार्टनरशिप डीड। क्या हमने शुरू कर दिया था इसके अंदर? पार्टनरशिप डीड वाला टॉपिक हमने यहाँ पे शुरू कर दिया था। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने क्या पढ़ा था? पार्टनरशिप डीड क्या है? उसके मैंने कुछ 5 एलिमेंट बताए थे आपको, है ना? रिटर्न एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। क्या होता है उसके अंदर? सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोविजंस, टर्म्स एंड कंडीशंस किसके रिगार्डिंग? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। और लास्ट एलिमेंट क्या था? कि ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। उसके अंदर सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर होना जरूरी है। तो वही हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर ली थी। यहां तक कोई डाउट है? पार्टनरशिप डीड को और क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड को ही और क्या कहा जाता है बेटा? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी इसको कहा जाता है। इतनी सारी चीजें हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कंप्लीट कर ली थी। यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 दिन की क्लास में हम इतने सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अभी तक आपका केवल थ्योरी बेस्ड पोर्शन चल रहा है। सारे नोट्स जो हैं वो आपको आपकी लिखे हुए मिल रहे हैं। हम अगला टॉपिक जो आज शुरू करने वाले हैं वो क्या है? कि द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे हैं, तो इतने सारे तो हमें याद रखने नहीं है, सिर्फ समझने हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें वो इंपॉर्टेंट है जो कि पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है। पार्टनरशिप डीड मतलब साझेदारी संलेख। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हम साझेदारी संलेख। तो पार्टनर्स मतलब क्या है ये पार्टनरशिप डीड? एक रिटर्न एग्रीमेंट, एक लिखित समझौता। हमने शायद आपको ये भी बता दिया था कि रिटर्न एग्रीमेंट क्यों अच्छा होता है, क्योंकि फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होते हैं, किसी भी तरह कोई समस्या होती है, तो उसका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है जिसके थ्रू हम एक चैलेंज कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, क्या क्या होता है? द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म।
पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। कहीं तो होगी वो शॉप, कहीं तो उसका एक हेड ऑफिस होगा। हेड ऑफिस अगर ब्रांचेस है तो उन ब्रांचेस के नाम भी सब कुछ उसके अंदर क्या किए जाते हैं, मेंशन कर दिए जाते हैं। क्लियर। दूसरा, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म का नाम और पता, और जितने भी पार्टनर्स हैं हर पार्टनर का नाम और उनका रेजिडेंशियल एड्रेस, दुकान का एड्रेस नहीं, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस, वो भी उसके अंदर मेंशन किया जाता है। इसके अलावा द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म प्रपोजेस टू डू, क्या काम करती है, कौन सा नेचर है बिजनेस का, मतलब एजुकेशन है, मेडिकल है, वो होता है। उसके बाद क्या कर रहे हो, एजुकेशन में भी क्या पढ़ाते हो, या मेडिकल में तो अभी रिटेल हो, होलसेल हो, मतलब जो भी है ना वो पूरी उसकी कैटेगरीज वाइज उसके अंदर मेंशन होता है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। हर पार्टनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। ऐसा जरूर थोड़ी ना है कि अगर पार्टनरशिप फर्म है तो जितने भी पार्टनर सब बराबर बराबर लगाए, नहीं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। हर व्यक्ति पैसा लगाएगा ये मैंडेटरी है। आवश्यक क्या है कि हर व्यक्ति उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा, ये तो जरूरी है, लेकिन हर व्यक्ति बराबर बराबर पैसा लगाए ये कतई जरूरी नहीं है। ये कहीं भी मैंडेटरी नहीं है कि हर व्यक्ति क्या करे, पार्टनरशिप फर्म में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करे। तो किसने कितना लगाया है, सबने अलग अलग अमाउंट लगाया हुआ होता है, तो वो भी इसके अंदर लिख दिया जाता है। और ये आगे पढ़ेंगे हम कि वो कैपिटल कौन से टाइप की होती है। दो तरह की कैपिटल होती है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है या नहीं वो भी उसके अंदर मेंशन कर दिया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, आगे सारी चीजें अपने पास आने वाली हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नया शब्द नहीं है, 11th में पढ़ा है कई बार हमने। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो दो चीजें हैं। पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, देखो ध्यान रखना, अलाउड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए होता है चार्ज, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लेते हैं उनसे, पार्टनर से, फर्म लेती है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है किसको, पार्टनर्स को। इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या लिखा, अलाउड। तो पहली बात तो है कि उनको अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और अगर जाएगा, भाई नहीं किया जाएगा तो फिर तो बात खत्म, और अगर दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा। क्या चीजें देखनी पड़ेगी कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और अगर दिया जाएगा तो किस रेट से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा, वो भी इसके अंदर मेंशन होता है। क्लियर है यहां तक। इसके अलावा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब सब जानते हैं क्या होता है। ड्राइंग्स का मतलब पर्सनल यूज के लिए जो पार्टनर्स पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा देखो, जब सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ना, वहां दिक्कत नहीं है। मैंने तो पैसा, जैसे मान लो मेरा बिजनेस है, मैंने पैसा लगाया और मैं ही विड्रॉ कर रहा हूं, मेरा ही पैसा है। लेकिन तीन लोग मान लो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तीन लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। ए, बी और सी। ए ने अमाउंट इन्वेस्ट किया 1 लाख, बी ने अमाउंट इन्वेस्ट किया 80,000 और सी ने सपोज अमाउंट इन्वेस्ट किया 20,000। अब ड्राइंग की बात आती है, ड्राइंग के बारे में हमने कोई डिसीजन लिया नहीं, और मान लो सी की ड्राइंग ऑफ सी कितनी हो जाए, 50,000। तो क्या फेयर है क्या ये चीज। बिजनेस के पास तो पैसा है ना, बिजनेस के पास 2 लाख है, 2 लाख में से 50,000 निकले, लेकिन सी अगर अकेला पूरे 50,000 निकाल लेगा तो उसे रिटर्न ही क्यों करेगा। इसीलिए पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर मैक्सिमम कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है उसके बारे में भी पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। लिमिट रखनी पड़ती है उसके ऊपर भी, नहीं तो क्या है कि जिसने पैसा कम लगाया वो तो ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। क्लियर। अब जैसे हमने पार्ट, देखो कैपिटल में ड्राइंग में एक डिफरेंस होता है, पता है ना तुमको। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल एक तरफ है बिजनेस और एक तरफ कौन है, बिजनेसमैन। बिजनेसमैन ने पैसा दिया है, मनी गिवन,
किसको, सॉरी ये गलत बन गया हमारा, बिजनेसमैन ने पैसा दिया है किसको, बिजनेस को, क्या कहलाती है बेटा वो, कैपिटल कहलाती है। अब अगर देखो ये तो हम सब जानते हैं कि जो पैसा लेता है वो ब्याज देता है ना, ये तो पता है ना, जिसको पैसा मिला है वो ब्याज देगा या लेगा, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। और जिसने पैसा दिया है वो ब्याज लेगा, इनकम, उसके लिए इनकम हो गई। तो यहां पर अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा, बिजनेस देगा किसको, बिजनेसमैन को। कौन देगा, बिजनेस देगा बिजनेसमैन को। तो ये बिजनेस के लिए तो क्या हो गया, एक्सपेंस, और बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए क्या हो गई, इनकम। ध्यान रहेगी ये बात, बिजनेस के लिए क्या हो गया बेटा, एक्सपेंस, और बिजनेसमैन के लिए क्या हो गई ये, इनकम। क्लियर। इसी तरह से हम बात करें किसकी, ड्राइंग्स की। हम किसकी बात कर लें बेटा, इसी तरह से ड्राइंग्स की। अब ड्राइंग्स में भी देखो हम समझते हैं वापस, एक तरफ बिजनेस और एक तरफ बिजनेसमैन, दो अलग अलग लोग हो गए। एक तरफ कौन है, बिजनेस, और एक तरफ कौन है, बिजनेसमैन। अब ड्राइंग का मतलब, बिजनेस ने पैसा दिया है किसको, बिजनेसमैन को। बिजनेस ने पैसा दिया है किसको, यही तो होती है ना बेटा ड्राइंग, बिजनेसमैन ने बिजनेस से पैसा ले लिया। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की स्थिति की बात करें अपन, भाई जैसे बिजनेसमैन ने अगर बिजनेस को पैसा दिया था तो उसके ऊपर बिजनेसमैन ब्याज ले रहा है, उसको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहा, तो बिजनेस भी कह देगा भैया तुम भी हमारा पैसा ले रहे हो, उसके ऊपर तुम क्या दो, ब्याज दो। तो अब बिजनेसमैन देगा ब्याज किसको, बिजनेस को। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या हो गया, इनकम, और बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस। ये चीज क्लियर है बेटा। अब भाई जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए डिसाइड किया था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन मतलब चार्ज करना है या सॉरी अलाउ करना है या नहीं करना, और अगर अलाउ करना है तो किस रेट से करना है वो पहले से लिखा होता है। वैसे ही पहले ही पार्टनरशिप में ये भी मेंशन होता है कि अगर पार्टनर पैसा विड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग्स कहलाएगी वो, तो उस ड्राइंग्स के ऊपर उनसे इंटरेस्ट चार्ज करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनसे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। क्लियर, कोई डाउट है यहां तक? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक समझ में आ गया सबको? जल्दी बोलिए, कंफर्म। आगे देखिए, ध्यान दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी पहले से हमने कल भी आई थी ये बात। पार्टनर्स के बीच को ये अधिकार तो है कि भाई प्रॉफिट उनके साथ शेयर किया जाए इन है अग्रीड रेशियो। इक्वल रेशियो मैंडेटरी नहीं था ना, तो वो अग्रीड रेशियो क्या होगा, वो अग्रीड रेशियो क्या होगा वो पहले से मेंशन करना होता है कि किस रेशियो में आगे जाकर पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉसेस को क्या करेंगे, अपने बीच में डिवाइड करेंगे। क्लियर है यहां तक? अब बात आती है, एक होगी सैलरी। देखो सैलरी में दो चीजें हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है ना, ध्यान रखना, क्वेश्चन में ना कंफ्यूज मत होना। आपने अब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा है, सैलरी आई थी, सैलरी आई है, बार बार लिखा है हमने। सैलरी को हम कहां लिखते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये लेकिन जो सैलरी होती है ना, ये होती है अदर देन ओनर्स, मतलब जो फर्म के बिजनेस के मालिक हैं उनके अलावा कोई भी है, मालिकों के अलावा कोई भी है, अगर उनको सैलरी दी जा रही है तो वो तो कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर फर्म के ओनर्स हैं, कौन है, फॉर ओनर्स सैलरी। ओनर्स सैलरी का मतलब क्या हो गया बेटा, पार्टनर्स सैलरी। अब पार्टनर्स को पहली बात तो ये कि सैलरी देंगे कि नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि होता है ना, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, 5 पार्टनर है, 4 तो क्या है, इनएक्टिव, एक कौन है, एक्टिव।
वो अकेला कह सकता है यार तुम चारों घर पे सोते हो, मैं अकेला पूरा काम करता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए। अब उसने क्या दिमाग लगाया कि नहीं प्रॉफिट नहीं, मुझे सैलरी दो तुम। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का तो पता नहीं, नुकसान फायदा कुछ भी हो सकता है, तो कम से कम मेरी कुछ इनकम तो सिक्योर हो। तुम तो चारों पैसा लगा के भूल गए, तुम तो तुम्हारे और धंधे कर रहे हो, कल को बिजनेस में लॉस हो गया तो मुझे भी तो नुकसान होगा, तो वो सैलरी भी उसको देनी पड़ सकती है। तो वो पहले बात तो डिसाइड करना कि किसी पार्टनर को सैलरी देनी है या नहीं देनी, और अगर देनी है तो कितनी देनी है, ये भी पहले से पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। ध्यान रखना ये P&L अकाउंट का पार्ट नहीं है। पार्टनर्स की सैलरी क्या नहीं है, P&L अकाउंट का पार्ट नहीं है, वो मैं समझाऊंगा आगे कैसे नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, गुडविल। ये आएगा आगे, पूरा टॉपिक आएगा गुडविल का एक अलग से, यूं मान के चलो कि पूरा चैप्टर ही होगा एक तरीके से, पूरा गुडविल हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, 5 दिन का टॉपिक रहेगा पूरा गुडविल को समझने का, क्वेश्चंस वाला टाइम अलग। ठीक है ना, इसमें समय लगेगा केवल गुडविल को पढ़ने में। तो पहले तो ये देखना कि गुडविल को कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो उनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर। ये देखा ना, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट, है ना। कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, बहुत सारे मेथड्स, हम सारे मेथड्स सीखेंगे। अब इनको कौन सा अडॉप्ट करना है ऐसा तो सारे से अडॉप्ट कर लेंगे, कोई एक मेथड अडॉप्ट किया जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन के कई सारे 2 मेथड तो हमने पढ़े, होते बहुत सारे 12-13 मेथड होता है, हमने 2 ही पढ़े, 2 की हमने 4 पढ़े, प्रोविजन भी पढ़ा था हमने, डिस्पोजल भी पढ़ा था, तो सिर्फ 4 मेथड हमने पढ़े हैं। तो 4 मेथड पढ़े, अब थोड़ी ना हर बिजनेस चारों यूज करता है, कौन सा होगा वो पहले से डिसाइड कर लेता है। सेम चीज गुडविल की रहती है। इसके अलावा अकाउंटिंग पीरियड क्या मानना है, आपने कई जगह देखा था कैलेंडर ईयर को अकाउंटिंग पीरियड मान लेते हैं, कई जगह 1 अप्रैल से 31 मार्च को मान लेते हैं, कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो भी 1 जुलाई से 30 जून भी मानती है। क्या माना जाएगा उसके बारे में पहले से डिसाइड कर लेता है, बाकी 99% केस में ये 1 अप्रैल से 31 मार्च ही रहता है। क्लियर? एक डिसीजन लेना होता है कि मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग फॉर्म्स अकाउंट एंड सेफ कस्टडी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब पहली बात तो अकाउंट्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड अडॉप्ट करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अडॉप्ट करेंगे, कैश बेसिस लेंगे या अक्रूवल बेसिस लेंगे, बहुत सारे चीजें है ना सिस्टम, ड्यूल एंट्री सिस्टम में बहुत सारी चीजें, कौन सा अडॉप्ट किया जाएगा। दूसरी बात, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो किसके पास रहेंगे, हर किसी के पास छोड़ देंगे। 5 पार्टनर है, पांचों पार्टनर में समझो हर किसी के घर पे तो नहीं सकते, या तो बिजनेस के अंदर रहेंगे, डर है यार बिजनेस में से चोरी हो सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, नौकर गड़बड़ कर सकते हैं, किसी के घर पे रख दो, कौन से पार्टनर घर पे, तो वो भी पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड मैटर है। कल को मान लो किसी एक पार्टनर घर पे रख दिया, चारों को डाउट हो गया कि नहीं तो गड़बड़ करता है घर ले जाके इनके अंदर, तो वो डिस्प्यूटेड वहां पर मामला हो सकता है, हिसाब किताब का मामला, इसलिए पहले से उसके ऊपर डिसाइड कर लिया जाता है। ऑडिट, ऑडिट समझते हो? ऑडिट का मतलब क्या होता है, अकाउंट्स को चेक करवाना। अकाउंट्स प्रिपेयर करना अलग चीज है, अकाउंट्स को चेक करवाना अलग चीज है। तो इसके लिए भी पहले से डिसाइड कर लेता है कि चेक कब करवानी है, किससे करवानी है। बाद में लफड़े होते हैं, वो कह रहा है कि नहीं वो सीए खराब है, वो कह रहा है नहीं वो सीए खराब है, किससे करवाना है पहले से डिसाइड कर लिया जाए। क्लियर? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किस डेट को स्टार्ट हुई। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, आप याद करो आपने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा था, पार्टनरशिप एट विल, स्पेसिफाई पर्टिकुलर पार्टनरशिप, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या था, एक पार्टनरशिप एक निश्चित समय के लिए होती है, 2 साल खत्म हुए 3 साल खत्म हुए पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, वो भी पहले से मेंशन कर दो। ये आपकी पार्टनरशिप एट विल मतलब जनरल पार्टनरशिप है या कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। यूज ऑफ डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे, ये 3 पार्टनर थे लंदन में, 3 पार्टनर थे, विल्सन, गार्नर और मर्रे। इनमें से विल्सन क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो जाता है। उसके बाद गार्नर और मर्रे 2 रह जाते हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं, पूरी स्टोरी है ये। और ये आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इसका लास्ट बिल्कुल पार्टनरशिप का बंद होने वाली स्थिति मैंने बताई थी ना, वहां पर ही यूज आती है। अब क्या होता है कि इसको अप्लाई करना है या नहीं करना है, ये अलग अलग चीजें हैं, दोनों चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये इस चीज के बारे में लेकिन डिसाइड पहले से कर लिया जाता है कि कभी अगर हमारी पार्टनरशिप बंद हुई तो उसमें हमें इस रूल को अप्लाई करना है या नहीं करना है। क्लियर? और क्या होता है ध्यान दीजिए, बैंक अकाउंट्स कौन से बैंक में रखे जाएंगे, किस नाम से अकाउंट होगा। उसके अलावा उस अकाउंट के ऊपर अब फर्म तो खुद सिग्नेचर नहीं करेगी ना, फर्म के बिहाफ पर सिग्नेचर कौन करेगा, पार्टनर्स ही करेंगे। तो कौन कौन से पार्टनर्स के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो उस पर सिग्नेचर कर सकते हैं।
सिग्नेचरी अथॉरिटी किस किस के पास होगी, सबको दी जाएगी या किसी एक को दी जाएगी, ये भी पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आता तो उस समय कौन कौन से रूल्स को हम फॉलो करेंगे, या रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल सेटिंग अप द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट, अगर कभी कोई पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है तो उस समय कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे, या अब पहले बात तो सब कुछ लिख लिया, जितना समझ में आया सब कुछ हमने पार्टनरशिप डीड में लिख लिया ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो। लेकिन ये तो समय है, सब कुछ लिख तो लिया लेकिन पता लगे भविष्य में किसी ऐसे मुद्दे पर डिस्प्यूट अराइज हो गया जो हमने कहीं पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है, हो जाए। कई बार छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती है ना। हमारे घर में भी जानते हैं, घर में क्या जानते हैं कि हमारा बड़ा भाई है, वो सुबह घर से निकला और पंखा चालू छोड़ गया उसे कमरे का, शाम को आया तो उसने कहा सॉरी सॉरी बोल के बच गया, कोई बात नहीं, और गलती से हम घर से बाहर निकले, लाइट का स्विच ऑन रह गया, 2 ही मिनट हुए थे और वो आके हमसे लड़ने लग गया। वो बड़ा है ना, वो कह नहीं पाए कुछ, है ना सब, लेकिन लड़ाई होने लगी तो किसी बात पे हो जाए, किसी भी बात पे हो जाए, है ना। 2 दोस्त हैं आपस में खूब एक दूसरे के साथ मतलब जैसे जाए जैसे बात करते हैं, कभी किसी ने एक दूसरे की बात का बुरा नहीं माना, लेकिन एक बार गलती से टल्ला लग गया, उसने मार ही दिया उसको, अरे तूने मेरे टल्ला कैसे मारा। किसी ऐसी बात पे भी हो सकती है जिसका कोई पता नहीं है, तो वो भी पहले से लिख लो कि भैया वैसे तो हमने पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिख लिया, क्या कर लिया हमने, वैसे तो पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिख लिया, लेकिन फिर भी इन केस फ्यूचर में अगर किसी मैटर पे लड़ाई हो जाएगी, कोई क्लैशेस होंगे, तो उस केस में उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे, हम आपस में मिलकर जो निर्णय ले लेंगे वो मान लेंगे, या कोर्ट में जाना है, या किसी एक आदमी का नाम लिख दो, उसने जो कह दिया वो फाइनल है, कैसे करोगे वो भी पहले से लिख दिया जाता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, सेफ साइड, सब कुछ फ्री, क्लियर। तो ये बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी है पार्टनरशिप डीड के अंदर, इतनी सारी चीजें आपको याद नहीं करनी, समझनी है केवल कि ये सब चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती है, क्लियर। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? ये सब के सब आपको नोट्स के अंदर लिखनी भी नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है ना, 5 या 6 लिख लेना, इनमें से ज्यादा ज्यादा एकदम 10 लिख लेना, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अपन। अब पार्टनरशिप डीड का इंपॉर्टेंस, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था, याद है, इज इट गुड टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स? इसका आंसर तो क्या है, यस। हाउ? इतने बड़ी लाइन का क्वेश्चन है, इज इट गुड टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, का आंसर एक शब्द का है, यस, पर क्वेश्चन मार्क लगा के आगे लिख दे हाउ, HOW, उसके बाद डिटेल हमसे लिखनी पड़ती है, ये उसका आंसर है। क्या है? दो द लॉ डज नॉट मेक इट मैंडेटरी और कंपलसरी फॉर एवरी फर्म टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, लॉ ने नहीं कहा, कानूनन हर फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड बनाना क्या नहीं है, मैंडेटरी है क्या, नहीं है। हर फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड बनाना कतई जरूरी नहीं है कि सब सबके सब क्या करें, पार्टनरशिप डीड बनाएं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। इट इज डिजायरेबल टू हैव इट, लेकिन अच्छा माना जाता है इन कारणों से। क्या क्या रीजन है वो? इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर के पास क्या राइट्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज हैं और क्या क्या उनकी लायबिलिटीज है, बताती है पार्टनरशिप डीड। आगे जाके कोई मुकर गया तो, आगे जाके कोई चेंज हो गया तो, वर्बल बना लिया आपने, ओरल बना ली एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट बनाने के बाद तय हो गया, तय बात में एक ने मना कर देनी, ये तो अपने बीच में तय हुआ ही नहीं था, क्या सबूत है आपके पास कि तय हुआ था? कोई सबूत नहीं है ना, ओरल एग्रीमेंट था, ओरल एग्रीमेंट का कोई प्रूफ नहीं होता है। तो ये बताता, इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस of partnership have been laid down beforehand in the deed. डीड को बनाने से पहले सब कुछ उसके अंदर लिख दिया, सारे पार्टनर पढ़ के साइन कर दो, तो आगे कभी डिस्प्यूट होगा तो वो डीड को दिखाकर हम रिजोल्यूशन ले सकते हैं उसका। एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजीली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडिली रेफर्ड टू, उसको कभी भी रेफर करके डिस्प्यूट है उसको आप क्लियर कर लो। Hence,
It is always the best course to have a written partnership deed duly signed by all the partners and registered under the act. I think ये भी clear है. ये चीज वैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस इसको हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. अब क्वेश्चन, अब एक नई चीज हमें ध्यान देनी है कि चलो ठीक है, लेकिन लॉ क्या नहीं करता, बाध्यता नहीं देता, बाउंडेशन नहीं है कि साहब आपके पास क्या हो, रिटर्न एग्रीमेंट हो ही सही है. क्या ऐसी कोई बाध्यता नहीं है? तो कुछ पार्टनरशिप ऐसी थी जिन्होंने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया, ओरल एग्रीमेंट किया और उनका काम चल रहा है. ठीक है, अब आगे जाकर उनके अंदर डिस्प्यूट हो गया. क्या हो गया आगे जाकर उनके अंदर? तो क्या उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है? उनको छोड़ दिया जाएगा? पार्टनरशिप तो माना है ना आपने, आपने कहा ये पार्टनरशिप तो है, वो हमारा प्रोविजन कहता है, हमारा पार्टनरशिप एक्ट ये बात कहता है कि भाई रिटर्न एग्रीमेंट होना जरूरी है ही नहीं. तो आप ये तो कह ही नहीं सकते साहब वो पार्टनरशिप नहीं है. तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं की गई है. किस चीज के लिए? कि अगर पार्टनर्स के पास क्या नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, और उस केस में अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, तो उस केस में कौन से रूल्स फॉलो होंगे? क्या बात कर रहे हैं अपन? कि अगर पार्टनर्स के पास क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, या पार्टनरशिप डीड नहीं है, या इसको यूं कह लो कि उनके पास ओरल एग्रीमेंट है. बात वही है ना, उनके पास क्या है, एक वर्बल एग्रीमेंट है. पार्टनर्स हैव ए वर्बल एग्रीमेंट अमंग देम. तो उस केस में कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं? देखो, डिस्प्यूट अराइज होंगे तभी बात होगी इनकी. अगर डिस्प्यूट अराइज नहीं हुआ है तो कोई कुछ भी कर रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा. बात केवल कब आती है? जब डिस्प्यूट अराइज होते हैं. तो क्या क्या कह दिया जाता है वो देख लेते हैं अपन. रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड अगर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला रूल क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कहा गया है. और वो क्या कहा गया है? वो ये कहा गया है कि अगर पार्टनर्स के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा. क्या माना जाएगा? इक्वल माना जाएगा, चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो. आपको भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए, क्या लिखा हुआ आ जाए बेटा, ध्यान से समझना. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आ जाए कि A, B and C आर पार्टनर्स, they do not have a partnership deed. They do not have a partnership deed. A wants to have 50% of the shares, B wants to have 40% of the shares, and C wants to have 60% of the shares. Whose claim is correct? किसका claim correct है? None of them are claims are correct, because in the absence of partnership deed, profit sharing ratio among the partners should be equal. 50-50 नहीं, 50-50 दो ही केस में हो सकता है, दो ही पार्टनर होंगे तब. हमें 50-50 याद ही नहीं रखना, हमें याद क्या रखना है? इक्वल याद रखना है. क्या होगा? पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर होगा. क्लियर है यहां तक? क्या लिखा है हमने कि प्रॉफिट एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इक्वली रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, है ना. यहाँ भी ये भी देखो अच्छी चीज है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, चाहे किसी ने कितना ही पैसा लगाया हो. जैसे उसमें लिख दिया साहब, एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाए, दूसरे पार्टनर ने 10,000 लगाए. अब वो चाहते हैं अपने कैपिटल रेशो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट करें, बट उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, नहीं कर सकते. एक ने 1 लाख लगाया, एक ने 10,000 लगाए, वो कह रहा 10:1 में डिवाइड करो, मेरे 1 लाख है, इसके 10,000 है, मेरी कैपिटल 10 गुना है, तो मुझे प्रॉफिट भी 10 गुना मिलनी चाहिए. तो उसके लिए सीधी बात है, पहले पार्टनरशिप डीड बना लेता भैया, रिटर्न एग्रीमेंट रख लेता, और अगर करना है तो अपने आप कर लो, हमसे पूछने आओगे हम तो क्या करेंगे? इक्वल बांटेंगे, क्योंकि प्रोविजंस क्या कहते हैं? इक्वल की ही बात करते हैं. क्लियर? दूसरा केस होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर पार्टनर्स के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्या नहीं है बेटा? पार्टनर्स के पास अगर
पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किया जाएगा, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है और डिस्प्यूट अराइज हो गया तो उनको क्या नहीं दिया जाएगा, रिटर्न एग्रीमेंट के एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं दिया जाएगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। और इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि वो जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं वो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप वाली बात नहीं है, वो जनरल जगह भी काम आती है ना, चाहे पार्टनरशिप डीड है ना तो भी वो चीज रूल एप्लीकेबल होता है। वो क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा, वरना नहीं दिया जाएगा। मतलब पार्टनरशिप डीड बना रखी है, उसमें लिखा हुआ है सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और फर्म को हो गया लॉस, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, ओनली एंड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। और वो भी कौन सा प्रॉफिट, केवल और केवल करंट ईयर का प्रॉफिट। प्रॉफिट भी कौन सा, केवल करंट ईयर का। पिछले सालों के प्रॉफिट रखे रिजर्व में, उसमें से नहीं दे सकते, चालू वर्ष के प्रॉफिट में से ही उसको आप दे सकते हो। क्लियर है ये चीज, याद रह जाएगी बात। अगला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी चार्ज नहीं किया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये भी चार्ज नहीं किया जाएगा। क्लियर, किसी तरह की कोई सैलरी, कमीशन, बोनस वो भी नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया हुआ है फर्म को, तो उस लोन के ऊपर किस रेट से, बेटा कल भी पढ़ा था हमने, 6% पर एनम से इंटरेस्ट दिया जाएगा। कौन से केस में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये ऑलमोस्ट थ्योरी वाला पोर्शन, बेसिक थ्योरी वाला पोर्शन यहां तक आपका कंप्लीट। अच्छा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर और दे दिया, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ था कि अगर कोई भी पार्टनर की क्या नहीं है, परमिशन नहीं है, तो किसी नए पार्टनर को एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये राइट्स में भी आता है, ये रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में भी आता है। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म एंड कैन टेक कॉपी ऑफ द सेम, ये हमने राइट्स में पढ़ा था ना। अच्छा, उसके अलावा इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट पार्टनर्स में चेंज एनी ऑफ द अबव प्रोविजंस बाय कमिंग टू अ कॉमन एग्रीमेंट। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि एक बार पार्टनरशिप डीड बन गई तो वो रिजिड हो गई, नहीं, ये फ्लेक्सिबल है। सारे के सारे पार्टनर्स चाहें जब मिलकर उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। कोई डाउट है यहां तक? कंफर्म? अगर किसी को भी यहां तक कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी। नहीं है कोई डाउट? चलिए आगे बात करते हैं बेटा अपन अब। चलिए हाँ, शुरू करते हैं बेटा अपन, ध्यान देंगे आप। ये बात सबको समझ में आ गई? अब तक हमने जो चीजें पढ़ी है वो सबको समझ में आ गई? पार्टनरशिप डीड समझ में आ गई? ये ध्यान रखना, ये रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आ गया क्या? क्लियर? चलिए अब अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं बेटा, और वो है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। क्या है हमारा अगला टॉपिक? रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। चलिए शुरू करते हैं इसको अपन। सबसे पहले देखिए, आप एक बात बताना, आप सबने फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये तो पढ़े हैं, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये हम सबने पढ़ा है। थोड़ी सी एक बात और मैं आपको अभी रिमाइंड कराऊंगा, जो मैं आपको बार बार 11th क्लास में कहता था। क्या कहता था, ध्यान देना। अब इसमें हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा था बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, और ये ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता था? क्या बताता था बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस,
इसको हम कहां ट्रांसफर करते थे और इससे शुरू करके हम क्या बनाते थे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी क्लियर है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता था, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्लियर। अब इस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम कहां ट्रांसफर करते थे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। कहां ट्रांसफर करते थे बेटा अपन, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता था। कैसे, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना है ना, कैसे वो समझो आप। हम क्या करते थे, बैलेंस शीट हमने बनाई और इस बैलेंस शीट के अंदर हमने इधर लिखा लायबिलिटीज, इधर हम लिखते थे अमाउंट, इधर हम लिखते थे एसेट्स और इधर वापस हम क्या लिखते थे, अमाउंट। शुरू में हमने सबसे पहले क्या लिखा, कैपिटल। कौन सी कैपिटल, जो कि हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी होती थी। कौन सी कैपिटल, जो कि हमें कहां दे रखी होती थी, ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी होती थी। फिर हम यहां पर ऐड करते थे बेटा नेट प्रॉफिट और उसके बाद हमारा ये यहां पर मेन अमाउंट हम लिख देते थे। हालांकि ड्राइंग भी लेस करते थे, लेकिन अभी हम उसको छोड़ रहे हैं, अभी हम चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या किया है हमने, ये अमाउंट किसका है, कैपिटल का। तो ये क्या है, ये कैपिटल है, उसमें नेट प्रॉफिट हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद जो अमाउंट आया वो क्या कहलाएगा, वेट, क्या कहलाएगा, ये भी कैपिटल ही है, ये भी कैपिटल ही है। बस फर्क क्या हुआ कि ये थी आपकी ओपनिंग कैपिटल, ये प्रॉफिट क्या है, उसका साल भर की मेहनत, क्या है उसकी साल भर की मेहनत। इसके ऊपर अधिकार किसका है, ऑनर का, क्योंकि हमें ये पता है कि नेट प्रॉफिट के ऊपर अधिकार किसका होता है बेटा, ऑनर का। तो हमने इसलिए क्या किया, इसको जो ऑनर का पैसा हमारे पास रखा था ऑलरेडी, वो क्या था, कैपिटल, उसमें हमने इसको जोड़ दिया, नेट प्रॉफिट के नाम से हमने जोड़ दिया। और अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो भी क्या है, कैपिटल ही है, और वो क्या है, आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। इसको यूं भी समझ सकते हैं ना हम सुबह हमारी जेब में 1000 रुपए लेके निकले, शाम को वापस आए तो हमारी जेब में 1500 रुपए थे, ओपनिंग और शाम वाला हो गया क्लोजिंग। तो वो जो डिफरेंस है वही क्या है हमारा, वही हमारी इनकम है। अब तक हमें प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, क्योंकि ऑनर एक था। ठीक है, अब यहां पर हम 5 अलग अलग लोगों का एग्जांपल लेते हैं। कोई भी 5 जने आप जो बैठे हो, जितने भी बच्चे उनमें से कोई भी अपने आप को मान लो और अपने साथ 4 जने और मान लो, कोई भी मान लो अपने मन में। ठीक है, आप मान के चलो ये जो कमाई है, मैंने बताया सुबह आपकी जेब में 1000 रुपए थे, शाम को आपकी जेब में 1500 रुपए थे। पहले व्यक्ति से पूछा, सपोज मैंने आपसे पूछा, वो पहले व्यक्ति आप हो, ठीक है, आपसे पूछा भैया ये 500 रुपए, बोले ये मेरा प्रॉफिट है। क्या है, मेरा प्रॉफिट है। दूसरे व्यक्ति से पूछा ये 500 रुपए क्या है, बोले कुछ नहीं, 1000 रुपए का ब्याज है मेरा, ये क्या है, मेरा 1000 रुपए का ब्याज है। समझ में आ रही है बात। उसने क्या माना है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या माना है उसने, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरे आदमी ने से पूछा भाई ये क्या है, सोच लो आपकी नजर में जो भी आपके मन में 30 पर्सन है, उससे पूछो। उसने कहा कि ये तो कुछ नहीं, मेरे दिन भर की मजदूरी है, मेरे दिन भर की सैलरी है। वो क्या कह रहा है, उसको सैलरी कह रहा है। चौथे आदमी से पूछा, वो क्या है, बोले कुछ नहीं, कमीशन मिला है मुझे। पांचवें से पूछा, वो क्या कह रहा है, मेरा बोनस है ये। मतलब हर व्यक्ति ने उसको अलग अलग नाम दे दिया, हर व्यक्ति ने क्या किया, उसको नाम अलग अलग दे दिया। फर्क क्या पड़ा, जुड़ा तो उसके ओपनिंग 1000 में ही ना, किसी भी नाम से जोड़ ले, क्लोजिंग क्या आएगा, 1500 आएगा। अल्टीमेटली है तो वो कमाई जो उस अकेले आदमी को मिलनी है, और जब अकेले आदमी को मिलनी है तो पूरी पूरी उसी के जेब में जानी है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, यहां पर बात समझ में आई, एक ही कैपिटल थी,
एक ही ओनर था, जो भी प्रॉफिट हुआ बिजनेस एक, ओनर एक, कैपिटल एक बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट भी एक ही होगा और उसी एक आदमी को मिलना है, डायरेक्टली हमने कैपिटल के अंदर जोड़ दिया। लेकिन आप परेशानी समझो कि जब बिजनेस कौन सा हो जाए, पार्टनरशिप। बिजनेस कौन सा हो गया बेटा, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस है तो यहां पर ओनर कितने होंगे, हमने फॉर एग्जांपल मान लिया ए, बी और सी, 3 ओनर है तो कैपिटल भी फिर 3 ही होगी। होगी कि नहीं होगी, 3 ओनर तो कैपिटल भी 3। अब बिजनेस एक है तो इस बिजनेस से पार्टनरशिप एक है तो इससे होने वाले प्रॉफिट भी फिर 3 ही होंगे ना बेटा। प्रॉफिट 3 होंगे क्या, प्रॉफिट तो एक ही आएगा ना, 1 रुपया नहीं कह रहा हूं, प्रॉफिट तो एक ही बार में निकलेगा ना, जो भी है प्रॉफिट आ गया, ये 1 होगा। हमने कहा साहब इस प्रॉफिट पे अधिकार किसका है, ओनर का। ए भी कह रहा है मुझे दो, बी भी कह रहा है मुझे दो, सी भी कह रहा है मुझे दो। अब इस प्रॉफिट को इन तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, इस प्रॉफिट को इन तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आई, इस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा। और ये डिवाइडेशन इतना आसान नहीं होगा, इसलिए इस डिवाइडेशन को करने के लिए हम एक अकाउंट और बनाते हैं और उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सोल ट्रेडिंग में आपने क्या क्या सीखा, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्टली बैलेंस शीट। लेकिन यहां पर पार्टनरशिप में दिक्कत क्या है कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग ने क्या बताया, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट ने क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ने क्या बताया, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में जानकारी तो किसने दे दी, नेट प्रॉफिट के बारे में जानकारी तो किसने दे दी, P&L अकाउंट ने। लेकिन अब उस नेट प्रॉफिट को क्या करना है, हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा बेटा हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होगा। बात समझ में आई, पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को डिवाइड करने के लिए जो अगला अकाउंट बनता है उसमें को क्या कहते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, और समझो चीज को क्या है। अब यहां पर तो क्या था, नेट प्रॉफिट से एक ही आदमी कैपिटल डायरेक्टली इंपैक्टेड थी, इसलिए डायरेक्ट हमने कैपिटल निकाल दी, तो ओपनिंग कैपिटल भी निकली है, क्लोजिंग कैपिटल भी निकली है। लेकिन यहां पर पार्टनर्स कितने हैं, 3, तीनों को प्रॉफिट मिलेगा और सबकी कैपिटल पे इंपैक्ट अलग अलग आएगा। किसी कैपिटल कम बढ़ेगी, किसी की ज्यादा बढ़ेगी, किसी को प्रॉफिट कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है। तो एक्चुअल में किसकी कैपिटल पे कितना इंपैक्ट आया, हर व्यक्ति की ओपनिंग कैपिटल है और हर व्यक्ति की, हर पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल क्या रहेगी, उसको जानने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हम एक और अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम क्या है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद डायरेक्टली क्या बन जाती है, बैलेंस शीट। तो अल्टीमेटली अब इसमें से 3 चीज तो हमको बनानी आती है ना। क्या क्या आता है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना। हमें सीखना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखना है। और आपको क्या सीखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है, कंफर्म। डाली हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या पढ़ेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान दे बेटा, इधर सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे केवल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लेना, सब नोट्स होंगे तुम्हारे पास।
डाली हेडिंग का मतलब ये होता है कि वो क्लास के अंदर हम बोल रहे हैं तो लिखा वैसे ही जाएगा, है ना। आप घर जाके वीडियो देखते देखते भी नोट कर सकते हो चीजों को, या सिर्फ ध्यान दो समझने के ऊपर। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछो, है ना। सारा वीडियो आप वापस देखो, वापस देख के इसको वापस जो चीज लिखाने की है वो लिखते जाओ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ये नोट्स लिखने, वीडियो देखते देखते लिख लो नोट्स, ताकि पता लगे कि ये चीज अभी लिखनी है, ये पहले लिखनी है, ये बाद में लिखनी है, काम की चीजें हम लिखते जाए वहां पर, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहली चीज ध्यान से समझते हुए चलना बेटा, है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना। पहला, प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। क्यों बनाया जाता है? प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट among the partners। क्यों बनाया जाता है बेटा? ये पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है बेटा? जवाब दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? ठीक है ना। ऑल द आइटम्स ऑफ दिस अकाउंट आर appropriations on profits। अब चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब पता है ना आपको, है क्या याद? एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट क्या होता है? चार्ज तो पे करना ही पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है। इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जितनी भी चीजें लिखी जाती है ना, वो सब क्या होती है? इसके अंदर एप्रोप्रिएशन ही होती है। प्रॉफिट के ऊपर कभी भी क्या नहीं हो सकती? चार्ज नहीं हो सकती। क्लियर? और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना है ना बेटा। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होते हैं इसके रिगार्डिंग, और वो एडजस्टमेंट कौन कौन से हैं देखो ध्यान से समझना। पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पहला क्या है बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा क्या है? सैलरी टू पार्टनर। कमीशन टू पार्टनर। बोनस टू पार्टनर। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, बोनस हो गया। लिख दिया हमने सब कुछ।
रिजर्व, एक क्या होता है रिजर्व, और एक और सबसे लास्ट में होगा जो भी काम आएगा वो है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। अब देखो इसको इस तरह से लिखने का कारण है, ये सब एक साइड के हैं, ये बेचारा एक साइड का है ना, साइड ही अलग है उसकी, क्योंकि ये सब प्रॉफिट को कम करते हैं, ये अकेला है जो प्रॉफिट को बढ़ाता है। अब याद करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात की थी, फर्म के लिए क्या थी इनकम, ठीक नहीं थी बेटा, बाकी सब ये खर्चा था, ये खर्चा मतलब ये प्रॉफिट को कम करता है, ठीक है ना, ये अकेला ही ऐसा है जो प्रॉफिट को कहीं इंक्रीज करता है, क्लियर, बाकी सब कहीं प्रॉफिट को कम करेंगे। ये 90% क्वेश्चन में मिल जाता है, ये बहुत कम मिलता है, ये बिल्कुल सबसे अलग चीज है, यही मतलब एक अलग चीज है। तो आपको जिस तरह से मैंने लिखा है ना, ये चीज उसी तरह से अपने माइंड में सेट करो, तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जब इसका हम फॉर्मेट सीखेंगे, फॉर्मेट भी सेम बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही बनेगा। क्या होगा, फॉर्मेट भी सेम ऐसे के ऐसे ही बनेगा। अब होता क्या है पहले वो हम समझ लें, एक बार चीजों को ध्यान से समझना। अभी अभी मैंने बताया, एक आदमी कह रहा है साहब ये मेरी सैलरी, एक आदमी कह रहा है मेरा बोनस है, एक आदमी कह रहा है कमीशन है, कोई कुछ कह रहा है। हो सकता है यहाँ पर पार्टनर्स भी क्या करें, अलग अलग चीज की डिमांड कर लें। कोई पार्टनर कह रहा है मुझे सैलरी दो, कोई पार्टनर कह रहा है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, कोई कह रहा है कि नहीं हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अलाउ होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, मतलब सबकी अलग अलग डिमांड है, सबकी अलग अलग डिमांड है। पहली बात तो ये सारी डिमांड केवल और केवल तब पूरी होगी जब प्रॉफिट होगा, क्योंकि सब क्या है, ये एप्रोप्रिएशन है, सब चीजें क्या है, ये एप्रोप्रिएशन है। चार्ज तो कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट है सब कुछ मिल जाएगा, नहीं है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर है चीज, यहां तक बात समझ में आई। तो आपको इन एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको, अभी तक आज मैंने सिर्फ आपको नाम बताए इनके, इसके अलावा मैं आपको 3 और एडजस्टमेंट्स के नाम लिखा रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं आपको, 3 और एडजस्टमेंट्स के मैं आपको नाम लिखा रहा हूं जो कि क्वेश्चन में मिल जाते हैं, लेकिन वो क्या है, चार्ज है और P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। क्या नहीं है, P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। सिर्फ नाम लिख रहे हैं आज हम, और ज्यादा हमें यहां पर दिमाग नहीं लगाना है। तो हम क्या लिखते हैं, देखो यहां पर सम मोर एडजस्टमेंट्स that are charge on profits, that are charge on profits and not the part of profit and loss एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या क्या है उनके नाम, ध्यान से समझना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को क्या दे रखा है, लोन दे रखा है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट वो चार्ज है, वो क्या है बेटा, उसके ऊपर चार्ज है। क्लियर। दूसरा, क्योंकि देखो ये क्या है, कुछ ऐसे अमाउंट है जो कि दिए तो पार्टनर को जाते हैं। देखो ये सारी चीजें हमने जहां पे जो भी लिखी है ना, ये सब पेबल टू पार्टनर है, ऑनर्स को पेबल है, और ऑनर्स को जो भी अमाउंट पेबल होगा ना, वो क्या माना जाता है, वो एप्रोप्रिएशन माना जाता है, वो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट मान लिया जाता है। लेकिन अब ये जो अमाउंट हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये भी क्या है, ऑनर्स को ही दिए जाते हैं। जैसे पार्टनर ने लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी किसको देना है, पार्टनर को ही देना है, लेकिन ये चार्ज है, लेकिन ये क्या है, चार्ज है, ये एप्रोप्रिएशन नहीं है। इसके अलावा रेंट टू पार्टनर, किसी पार्टनर की बिल्डिंग में काम कर रहे हो, बिल्डिंग किसी पार्टनर की, उसको किराया देना पड़ रहा है, वो भी क्या है, उसकी चार्ज है। और कमीशन,
टू अदर देन पार्टनर। पार्टनर के अलावा किसी को भी कमीशन दिया है, चाहे वो मैनेजर को दिया हो, किसी को भी कमीशन दिया हो, ये भी चार्ज है। ये तीन ही चीजें क्यों लिखी सर? होती तो बहुत सारी, क्योंकि यही तीन चीजें मैक्सिमम आपको क्वेश्चन में मिल जाती है जो कंफ्यूज करती है, जिसमें स्पेशली ये दो। और कमीशन क्यों? कमीशन इसलिए क्योंकि कमीशन वो आफ्टर और बिफोर वाला चक्कर है इसमें। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, वो कंडीशन भी आपको यहाँ पर बन जाती है। क्लियर? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं आपसे, ये जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं ये सब एप्रोप्रिएशन है। मतलब अगर मान लो फर्म को लॉस हो गया और सपोज ये सारे एडजस्टमेंट्स भी हैं, तो हमें इनको नहीं करना है। लॉस लिखेंगे, लॉस को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? लॉस को डिवाइड करेंगे। नेट प्रॉफिट, चलो इसको यहां क्लियर कर देते हैं, और लॉस। अभी ठीक है? अभी कंफ्यूजन क्लियर? नेट प्रॉफिट या लॉस दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बनाया जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। क्लियर है बेटा? बस बात यह है कि लॉस होगा तो ये सारे एडजस्टमेंट्स नहीं होंगे। अच्छा, कई केसेस में लॉस होने के बाद भी हो जाते हैं, वो सब कंडीशंस हैं, आगे हम बढ़ते जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारी चीजें नई नई आपके सामने आती रहेंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। तभी जो डिफिकल्टी लेवल बनता है ना, एक छोटी सी चीज चेंज हो जाती है क्वेश्चन में, नहीं उसका तरीका चेंज हो जाता है। वो सब चीजें हम धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे यहाँ पर। अभी आज के लिए इंपॉर्टेंट ये कि हमने पढ़ा क्या क्या है, क्या क्या पढ़ा बेटा। एक तो हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी यहाँ पर, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट होते हैं वो हमने देख लिए सारे यहाँ पर। फिर हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड के केस में अगर पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं है, या पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंस देखा हमने। पार्टनरशिप डीड नहीं होने पर कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने शुरू किया रिकॉर्डिंग ऑफ, क्या देखा बेटा हमने? रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। हमने देखा फाइनल अकाउंट्स हम बनाना सीख रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस के। सोल ट्रेडिंग, सोल पब्लिशिंग हम सीख के आए हैं, जिसमें ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट सीखा है। इसमें अंतर क्या है? पार्टनरशिप के अंदर क्या अंतर आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद दो अकाउंट और बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच में। कौन कौन से दो अकाउंट है वो? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक क्या बनता है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो हमें बनाना सीखना है। क्यों बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? ताकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिला है उसको हम क्या कर सके? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। P&L अकाउंट की मदद से ही बनता है, P&L अकाउंट नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी, सारे इसके टर्म्स एंड, और इंपॉर्टेंट ये एडजस्टमेंट्स, ये याद रखना। कल से इसके अंदर मैं इनकी जर्नल एंट्रीज, फॉर्मेट, हाउ टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताना शुरू कर दूंगा। ये चीजें छोटी छोटी, इसका फॉर्मेट है ये, तो ये मान लो बहुत बाद की बात है, सीखेंगे पहले, बाद की बात है इसको बनाना। और इसको बनाना बड़ा आसान है। हम कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे, बहुत सारी नई नई चीजें आती रहेंगी। क्लियर? ये अकेला पहला चैप्टर ऐसा है जो आपके 20 से 25 दिन लगा लेता है, अकेला फर्स्ट चैप्टर। और कब? जब हम केवल आपकी बुक के क्वेश्चंस करें। दिक्कत क्या आती है, हम क्या कहते हैं एग्जाम में, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। क्यों था? घूम के क्वेश्चन आया था। कहां से घूमेगा? कितने रास्ते हैं, हम सारे रास्ते पे हमारे पहरेदार बिठा देंगे, फिर कहां से घूमेगा? हम उसकी हर पॉसिबल थिंग्स जो है वो कवर कर लेंगे, तो कहीं से कुछ भी पूछ ले हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर चीज हम कवर कर लेंगे, फिर निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आ जाए, फिर स्थिति क्या बनेगी एग्जाम में? क्वेश्चन ये तो सिंपल सा आ गया सर पेपर, इतना सिंपल पेपर कैसे आ गया? ये ऐसा ही आता है बोर्ड में पेपर। सिंपल और टफ केवल किस चीज पे होता है? हमें आता है या नहीं आता। पूरा पेपर आता है तो बड़ा सिंपल है, नहीं आता है तो वही पेपर टफ है। मेहनत कंटिन्यू रखना। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास कल सेम टाइम पर रहेगी।